बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करते हुए या स्टडी करते हुए आ रहे थे। और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था वो था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो आज की इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए, वो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है रियल एंड अपेरेंट वेट। ठीक है, वेट आपके पास आ रहा है, रियल वेट कौन सा होता है, दूसरा अपेरेंट वेट कौन सा होता है। आपने इन दोनों को डिस्कस करना है अपनी इस वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, रियल एंड अपेरेंट वेट, व्हाट इज मीन बाय रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। अब इसको हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे रियल वेट। ठीक है, कौन सा आपके पास वेट आ रहा है, रियल वेट। व्हाट इज मीन बाय रियल वेट, कहते हैं इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। इट इज द gravitational pull it is the gravitational pull of the earth on the object। ठीक है, कहते हैं कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग के ज़मीन जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो उसका होता है रियल वेट। ठीक है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ज़मीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं रियल वेट। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मेरा वज़न ऑलमोस्ट 65 kg के लगभग है, तो मेरे ऊपर 65 kg की फोर्स लग रही है, 65 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से मैं ज़मीन के ऊपर स्टेबल रह पा रहा हूँ। ठीक है, अगर इससे फोर्स ज़्यादा कम होगी तो मसला कुछ और होगा। यानी रियल वेट की बात कर रहे हैं तो रियल वेट वो होता है कि जितनी फोर्स के साथ ज़मीन ऑब्जेक्ट को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं रियल वेट। कहते हैं सिमिलरली द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट। ये तो बात कर रहे हैं हम रियल वेट की ज़मीन के ऊपर, लेकिन अगर हम मून की बात कर रहे हो तो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी जितनी फोर्स के साथ, वो ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून के ऊपर। ठीक है, उतना रियल वेट वो भी उसका होगा। ठीक है, जितनी फोर्स के साथ चांद या ज़मीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वो उसका कहलाता है रियल वेट। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन थी रियल वेट की। आगे है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट स्टूडेंट क्या होता है, कहते हैं जनरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना है तो हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मालूम कर सकते हैं। कहते हैं द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। कहते हैं कि जब आप स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट उस वक्त अप और डाउन हो रहा था, उस अप एंड डाउन की वजह से जो आपके पास वेट आता है वो कौन सा वेट आता है, अपेरेंट वेट। एक स्प्रिंग रॉड के जरिए, कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस के जरिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लेना है तो कब लेंगे, जब जो आपके पास आप वेट लेना चाह रहे हैं, वेट लेने के वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करते वक्त जो उसका वेट आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, अपेरेंट वेट आ रहा था। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग the reading of spring balance when the object is accelerating up or down,
इज एक्सेलरेटिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एक्सेलरेट कर रहा हो, इज कॉल्ड apparent weight. ठीक है स्टूडेंट, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, उस वक्त जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताई जाती है वो कौन सी बताई जाती है, वो अपेरेंट वेट बताया जाता है। अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, कि एक लिफ्ट के अंदर अगर हम अपेरेंट वेट मालूम करना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो कैसे मालूम कर सकते हैं, उसको अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट। अपेरेंट वेट अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर अपेरेंट वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, कहते हैं कंसीडर द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट एज शोन इन फिगर। कहते हैं द टेंशन T इन द स्ट्रिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। केस 1 क्या होता है, कहते हैं व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। केस 1 क्या होगा आपके पास, केस 1 क्या आएगा, when the lift is at rest or moving with uniform velocity। पहला केस कि जब आपके पास जो लिफ्ट थी या तो रेस्ट की हालत में थी या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। इस केस में क्या होगा, कहते हैं व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स अस दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। कि जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो या कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन आता है वो जीरो आता है। ठीक है, सो द नेट फोर्स बॉटम बिकम जीरो, जो टोटल फोर्स होती है वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। If W is the gravitational force acting on the object and T is tension in the string, then क्या होगा, कहते हैं for rest condition acceleration is equal to zero। So जो आपके पास फोर्स आएगी, कहते हैं if W is force, if W is gravitational force, gravitational force, ठीक है, G को क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, T is the tension and T is the tension, then आपके पास जो फार्मूला बनेगा T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, तो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। चूंकि हमने कहा A इज इक्वल टू जीरो है, जब जीरो को आप m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू W एंड T इज इक्वल टू W बराबर होता है mg के। ठीक है, T इज इक्वल टू mg, यानी जो टेंशन की फोर्स आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, T इज इक्वल टू mg। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जब आपके पास जो लिफ्ट है वो रेस्ट की हालत में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उस वक्त जो आपके पास टेंशन आता है, टेंशन की फोर्स आती है वो बराबर होती है mg के, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आती है। फिर कहते हैं हेंस द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रियल वेट फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। कि जो अपेरेंट वेट होता है इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट। ठीक है, वो ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर है उसका रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। केस 2 व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। केस 3 व्हेन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a।
केस 4 व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2, केस 2 में कहते हैं when the lift is moving upward, when lift जब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो उस वक्त क्या होता है, कहते हैं when the lift moving upward with an acceleration a, so upward force of tension T is greater than downward force of weight W। कहते हैं the upward force of tension T, the upward force of tension T is greater, upward force of tension T is greater than downward force, greater than downward force is greater than downward force of weight W। देन जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। अब T माइनस T इज इक्वल टू W प्लस एम ए, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। W इज इक्वल टू एम जी और एम ए एज इट इज आ गया। अब इधर से आपने m दोनों में आ रहा है तो T इज इक्वल टू एम कॉमन G प्लस ए। ठीक है, इस केस में कहते हैं दिस शो दैट द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ एम ए देन इट्स एक्चुअल वेट। जो अपेरेंट वेट आएगा कब, जब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो, उसके जो अपेरेंट वेट में इजाफा हो रहा है, कितना एम ए इजाफा हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल वेट से एम ए इजाफा हो रहा है। लेकिन इस केस में हम कहते हैं कि जो आपके पास अपेरेंट वेट आ रहा है वो बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर आ रहा है, दोनों इक्वल है, जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में हो या यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ मूव कर रही हो। लेकिन जब हम कहते हैं लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव कर रही हो, उस वक्त क्या होता है कि जो आपके पास अपेरेंट वेट है उसमें चेंज आता है। कितना चेंज आता है, इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, एम ए इतना चेंज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, केस 3 केस 3 में कहते हैं व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही हो डाउनवर्ड, तब क्या होगा। ठीक है, कहते हैं कंसीडर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड अलोंग द वेट, सो वेट W इज ग्रेटर देन टेंशन T। जो वेट होता होगा, वेट W इज ग्रेटर देन, W इज ग्रेटर देन टेंशन T। कहते हैं जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जो लिफ्ट है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रही होगी तो उस वक्त जो वेट W होता है वो T से ग्रेटर होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं W माइनस T इज इक्वल टू एम ए, W माइनस T इज इक्वल टू एम ए। तो T इज इक्वल टू माइनस T इज इक्वल टू माइनस W प्लस एम ए। ठीक है, माइनस T इज इक्वल टू माइनस W प्लस एम ए। तो अब क्या करें, T इज इक्वल टू, इन दोनों को चेंज कर दें माइनस कॉमन लेकर, तो क्या आएगा W माइनस एम ए। ठीक है, W माइनस एम ए, तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। फिर M कॉमन लिया, M इज इक्वल टू
जी माइनस ए। तो दिस शो दैट कि जब आपके पास जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो उस वक्त जो आपके पास बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसका जो अपेरेंट वेट होता है उसमें कमी आती है एक्चुअल वेट की निस्बत। कितनी कमी आती है? एम में। कहते हैं विच इज शो दैट द अपेरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट बाय अ अमाउंट इक्वल टू एम में। एम में अमाउंट की जितनी कमी आएगी रियल अपेरेंट वेट में रियल वेट या एक्चुअल वेट से। अब इस केस में क्या होगा? अपेरेंट वेट कम है, एक्चुअल वेट ज्यादा है। इस केस में क्या था? अपेरेंट वेट ज्यादा था, एक्चुअल वेट कम था। ठीक है, पहले केस में दोनों बराबर, तीसरे केस में अपेरेंट वेट ज्यादा एक्चुअल कम, तीसरे केस में एक्चुअल ज्यादा अपेरेंट कम। अब केस 4 कहते हैं व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। केस 4 when lift falling freely, जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल कर रही हो तब क्या होगा? कहते हैं हाउ वी कैन कंसीडर दैट द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देन जो अंडर ग्रेविटी जो होगा, ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग फ्रीली फॉलिंग, देन ए इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन जो होगा आपके पास वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ठीक है, जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल, जब जो लिफ्ट थी वो फ्रीली फॉल कर रही थी। अब T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम में, T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम में, तो T की जगह एम W इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब देखिए T इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर था एम जी के माइनस एम जी में एम में। अब चूंकि हमने कहा हुआ है कि जब जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल करेगी, मूव डाउनवर्ड मूव करेगी फ्रीली, उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। एक ही जगह हमने क्या लिख दिया जी, तो प्लस का एम जी और माइनस का एम जी कट गए, T इज इक्वल टू 0, यानी उसका जो अपेरेंट वेट होगा जब बॉडी या सिर्फ फ्रीली फॉल कर रही होगी उसका अपेरेंट वेट क्या होगा? 0 होगा। कहते हैं सो द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज 0, द ऑब्जेक्ट सीम टू बी वेटलेस, दस इट्स स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। द ऑब्जेक्ट सीम टू बी वेटलेस। इन दिस केस the object seems to be weightless। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या नजर आएगा आपको? वेटलेस नजर आएगा, क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा था, यानी ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रही थी, वो उसको अपनी तरफ खींची जा रही थी, फ्रीली मूव कर रहा था, तो उसका वजन लगेगा कि वो वेटलेस है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक टॉपिक था, इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो केस आपके पास 4 केस आ रहे हैं, ये चारों के चारों केसेस ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। आपने सारे चैप्टर सारे टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इसमें से 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपेरेंट वेट, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, इस केसेस में आपने वेट कैलकुलेट करना है अपेरेंट और रियल। तो ये सारे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसका नाम था रियल एंड अपेरेंट वेट। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।